Hello and welcome to Officer Bitia. We are discussing daily current affairs and analysis. तो देखते हैं 8th of January के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम. तो यहाँ पर सेकेंड फेज शुरू हो गया है ऑफ पासपोर्ट सेवा. देखते हैं ये क्या स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने निकाली थी. बेसिकली इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने, इन दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम है PSPV 2.0 ये शुरू हो सके. तो इसके बारे में देखते हैं. ये बेसिकली एक तरह से माइक्रोचिप एम्बेडेड आपको पासपोर्ट्स दे रहे हैं, जहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन पासपोर्ट जनरेट करने हैं तो वहाँ पर आपके जो पासपोर्ट्स होंगे उसके अंदर माइक्रोचिप डली होगी, ऑलरेडी उसके अंदर एम्बेड होगी. एंड ये एक तरह का लार्जेस्ट ई गवर्नेंस प्रोग्राम है जहाँ पर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, पेपरलेस आपको अपना पासपोर्ट मिल रहा है. एंड जहाँ पर जो TCS है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करेंगी ताकि जो सर्विसेज हैं वो ईजिली ये लोगों के पास पहुँच सके. एंड इस फेज़ के अंदर जो ई पासपोर्ट है वो अनवील किए जाएंगे, लोगों को दिए जाएंगे कि कैसे ई पासपोर्ट्स लोगों तक पहुँचेंगे. तो ई पासपोर्ट के अंदर माइक्रोचिप होगी जिसके अंदर बायोमेट्रिक डाटा होगा एंड बेसिकली जो होल्डर होगा उसी की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी. एंड जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होगी वो डाटा पेज पर एज अ फ्रंट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट पर भी पब्लिशर होगी. और जो पासपोर्ट्स हैं एक तरह से डिजिटली सिक्योर्ड भी हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूज़ ना कर सके, इसका मिसयूज़ ना हो सके. और जो डाटा स्टोर्ड है चिप के अंदर वो भी सेफ रहेगा. इसलिए गवर्नमेंट ने हर एक कोशिश की है ताकि जो डाटा है वो लीक ना हो पाए. इससे एक तरह से उन्होंने नया डाटा सेंटर भी किया है क्योंकि जो सेकंड फेज़ है न्यूज़ पासपोर्ट सेवा का, नया डाटा सेंटर क्रिएट हुआ है जहाँ पर एक तरह से दूसरा सेंटर भी क्रिएट किए गए हैं जैसे कि डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर एंड गवर्नमेंट सिक्योर रिपोजिटरी भी लिंक की गई है. सभी जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है कंट्रीज़ में, पासपोर्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं एंड इंडियन मिशन है, तो सभी के अंदर यहाँ पर एक तरह से रिपोजिटरी बना दी गई है जहाँ पर एक ही आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर कलेक्टिव रह सकेंगे. अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम. अब इस सेकंड फेज़ में एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम भी लाया गया है जो कि आपके पासपोर्ट्स को प्रोसेस करेगा अक्रॉस पासपोर्ट इंश्योरेंस इकोसिस्टम. सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एंड मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजन भी चल रही है यहाँ पर. यानी मॉनिटरिंग और सुपरवाइजन कौन करेगा? दैट विल बी डन बाय नेशनल ऑपरेशन सेंटर जो कि क्रिएट किया जाएगा अंडर दिस सेकेंड फेज ऑफ द स्कीम. अभी टेक्नोलॉजी कौन लेकर आएगा ई पासपोर्ट की? बेसिकली जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है दैट इज़ TCS. आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ई पासपोर्ट्स की टेक्नोलॉजी पर काम करेगी. पर जो अथॉरिटी है कि कैसे पासपोर्ट को ग्रांट करना है, प्रिंट करवाना है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेगी. TCS का सिर्फ काम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने होगा. जो गवर्नमेंट है जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि डाटाबेस है, डाटा सेंटर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी सब गवर्नमेंट ही देखेगी क्योंकि सिक्योरिटी का काम गवर्नमेंट का है. इसलिए गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू मैनेज ऑल द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द पासपोर्ट्स. जो ई पासपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस है उनके कॉम्प्रिहेंड करेगी, उसको कंप्लाई करेगी ताकि कोई ब्रीच ना हो. हमारी जो पासपोर्ट्स है वो उन्हीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे. अब ये कौन डिज़ाइन कर रहा है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड इंडियन सिक्योरिटी प्रेस. बेसिकली दोनों ऑर्गेनाइजेशन नासिक में है, दैट इज़ इन महाराष्ट्र. यही डिज़ाइन करेंगी कि कैसे काम किया जाएगा. अब इससे इंपॉर्टेंट्स क्या दिखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ई गवर्नेंस का इतना मेजर प्लान है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पेपरलेस ट्रांजैक्शन हो सके, पेपरलेस हमारे काम हो सके. तो बेसिकली ये उसकी तरफ एक फर्स्ट इनिशिएटिव है जो डिजिटल इकोसिस्टम को इंश्योर करेगा, सिटीजन का इंटरफेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, इंटीग्रेशन होगा कि कैसे हमारे जो स्टेक होल्डर्स एंड डाटाबेस हैं वो इंटीग्रेट हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. एंड ऑल्सो यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी की भी बात हो रही है जहाँ पर डाटा आपका लीक नहीं होगा. So this is about Seva program, passport Seva program that is launched by Ministry of External Affairs and TCS. Next is about UK first human case of avian flu. तो avian flu that is happening because of the avian जो bird है. अब यूके में पहला ऐसा केस आ गया जहाँ पर ह्यूमंस में मिलना शुरू हो गया है. पहले सिर्फ बर्ड्स तक ही लिमिटेड था लेकिन अब ये ह्यूमन में भी रिपोर्ट हो गया है. एंड यूके में यूनाइटेड किंगडम हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर ये रिकॉर्ड हुआ है. एंड कौन इन्फेक्ट हुआ है? एक 79-year-old मैन है जिनका नाम है अलान गॉसलिंग. ही इज़ इफेक्टेड विद दिस एवियन फ्लूएंजा.
एंड ये बेसिकली किस स्ट्रेन से होता है, ये H5N1 स्ट्रेन से हो रहा है। एंड बेसिकली जो लोग डक्स को घर पर रखते हैं उनसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या। इसको एवियन फ्लू भी बोलते हैं या बर्ड फ्लू भी बोला जाता है, जो कि वायरसेस से क्रिएट होता है, जो कि बर्ड्स के अंदर होता है। एंड ये एक तरह से ग्रेटेस्ट रिस्क पोज करता है ऑफ पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का। ये एक तरह से सिमिलर भी है स्वाइन फ्लू से, हॉर्स फ्लू, डॉग फ्लू, ह्यूमन फ्लू, क्योंकि यहाँ पर जो इलनेस है जो इन फ्लू से होती है वो एक तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रही है। एंड बेसिकली ये जितने भी वायरस हैं एक स्पेसिफिक होस्ट से अडाप्ट कर जाते हैं, क्योंकि जितने भी फ्लूज होते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, हॉर्स फ्लू, डॉग फ्लू, ये एक होस्ट में रह जाते हैं एंड देन इट गेट ट्रांसमिटेड। टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस देखते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, दैट इज A, B एंड C। और जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है वो एक तरह जूनोटिक इन्फेक्शन होता है, जूनोटिक वायरस होता है जो सिर्फ जू वाले एनिमल्स को होता है। और जो नेचुरल रिजर्वर होता है इनका वो बर्ड्स होते हैं। और जो ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का पार्ट है विच इज़ अडेप्टेड टू बर्ड्स ओनली। एंड अगर इसको स्टेबल अटैप नहीं किया गया तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी हो सकती है। तो भी एक पर्सन को हो चुका है, अगर कंटेन नहीं किया गया तो ये ट्रांसमिट के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इट इज़ हाईली कंटेजियस ऑल्सो। सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा देखते हैं पैथोजेनिटी के बेस पर। तो यहाँ पर 2 तरीके के आते हैं, दैट इज़ हाई पैथोजेनिटी एंड द सेकेंड वन इज़ लो पैथोजेनिटी। अब H5N1 स्टेन है, ये एक तरह से हाई पैथोजेनिटी एवियंजा फ्लुएंजा स्टेन है। और जो इसका फर्स्ट केस आया था H5N1 का, वो आया था 1996 में। और कहाँ से आया था, एक फार्म्ड घूस से आया था। बाद में इसको आइसोलेट कर दिया गया था। ये बेसिकली चाइना में ही था, इन ग्वांगडंग प्रोविंस। स्टार्टिंग में ये लो पैथोजेनिक स्टेन्स थे जो कि नॉर्थ अमेरिका में फाउंड हो रहे थे, लेकिन अब हाईली इन्फेक्शियस ये होता जा रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट कहे अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी। तो बेसिकली जो इंडोनेशिया है और इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है कि जो दोनों कंट्रीज़ में एक तरह से कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो सके। एंड जो इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर थे रेटनो मार्सुडी, उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे हम इन दोनों कंट्रीज़ को पास ला सकते हैं, हमारा ट्रेड कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ ही इंडियन ओशन में है। इंडोनेशिया बेसिकली एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड चेन है, दैट यू कैन सी। सो दिस इज़ योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दिस इज़ योर इंडोनेशिया। ये एक तरह से चेन है दैट गोज लाइक दिस, दैट कनेक्ट्स मलेशिया। ये थोड़ा नीचे होती है, मलेशिया से नीचे। सो दिस इज़ योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यू कैन जस्ट सी द लोकेशन। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या हाईलाइट्स हैं इन मीटिंग के। वही कि कॉपरेशन बढ़ेगा, हम कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। एंड यहाँ पर एक जॉइंट टास्क फोर्स को भी सेटअप करने की बात की है, जहाँ पर पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाने की बात हो रही है अराउंड शबंग। अगर हम दोनों कंट्रीज़ के डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज़ 90 नॉटिकल माइल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से टू सबंग पोर्ट इन अकैह। जो सबंग है वो एंट्रेंस है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जहाँ से भी करेंटली चाइना अपना जो ट्रेड है वो कर रहा है। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन भी यहीं से होता है मैक्सिमम। अगर हमें पैसिफिक रीजन में जाना है तो वो इसी रास्ते से होकर जाता है। तो बेसिकली जो सबंग एयरपोर्ट है, सबंग पोर्ट है, अगर इंडिया इसको डेवलप कर लेगा तो ये ग्लोबल चोक पॉइंट बन जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में कोई भी स्टॉपेज आ जाती है, इसको रोका जाता है, इसको बंद किया जाता है, तो जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना, उनको बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी है वो हो जाएगी, क्योंकि उनका एनर्जी और ट्रेड इसी स्ट्रेट से किया जाता है। अब इंडिया इंडोनेशिया टॉक्स के बारे में देखते हैं। जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कोविड क्राइसिस की जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन म्यांमार अफ़गानिस्तान में कितनी बुरे हालत हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा कंट्रोल कर लिया है, तो बेसिकली हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन की जा रही है। इंडोनेशिया ASEAN का मेंबर भी है एंड ऑब्वियसली इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट जो भी डेवलपमेंट्स म्यांमार में चल रही है। क्योंकि म्यांमार में क्या हो रहा है, म्यांमार में इस फरवरी 2020 को आर्मी रूल आ गया था, वहाँ पर कूप अनाउंस कर दिया था, क्योंकि जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया, उनको कैद कर लिया गया था, जिसकी वजह से कंट्री में बहुत वायलेंस भी प्रिवेल हो रही है। एंड इंडोनेशिया क्यों कंसर्न है अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि जैसे इंडिया के स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई हैं, सिमिलरली इंडोनेशिया के भी अफगानिस्तान के में स्टेक होल्डर्स बहुत हाई हैं। ट्रेड वहाँ से होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हम अफगानिस्तान में करते हैं। अब इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस के बारे में देखते हैं।
कब इनके रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे? इस्टेब्लिश हुए थे 1951 में। दोनों कंट्रीज नेबर हैं, क्योंकि जो अंडमान एंड निकोबार है वो एक तरह से मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है इंडोनेशिया के साथ इन अंडमान सी। इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशन बहुत पुराने हैं। इंडिया ने अपनी एम्बेसी भी जकार्ता में इस्टेब्लिश की है एंड इंडोनेशिया ने भी इंडिया में की है, दिल्ली में। एंड बोथ ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट आसियान मेंबरशिप, दोनों ही आसियान के मेंबर्स हैं एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज भी हैं वर्ल्ड के। ऑल्सो G20, E7, UN एंड NAM के भी ये स्ट्रॉन्ग फॉलोवर है, इनके पार्ट हैं। तो दीज आर द कॉमन ग्रुप्स जो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है। सो इंडोनेशिया इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक नेशन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ पर, काफ़ी सारे आइलैंड नेशन से बना हुआ है इंडोनेशिया, जिसकी वजह से इंडिया को भी हेल्प मिल सकती है। इंडिया के सारे स्पाइसेस भी जो एक्सपोर्ट होते हैं वो उसी जगह पर होते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया टू बिकम इन एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो एक नई रिपोर्ट आई है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज की मार्केट रिपोर्ट, जिन्होंने कहा है कि इंडिया जापान को ओवरटेक कर लेगा, तो अभी जापान है सबसे हाईएस्ट और एशिया के बन जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आप देख सकते हो कि चाइना नहीं है फर्स्ट पे, इट इज़ जापान। अभी इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बिहाइंड यूएस। अभी यूएस है, देन चाइना, देन जापान, जर्मनी, यूके। जो मार्केट है, जो कि जिन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज, वो एक ग्लोबल लीडर है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जो भी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्केट्स हैं, जो इकोनॉमिक्स को ड्राइव करती हैं, चलाती हैं, उनको बेसिकली स्टडी करता है। अब जीडीपी प्रोजेक्शन देखते हैं इंडिया की। अगर वैल्यू की बात करें, जो इंडिया का साइज़ है वो अभी भी $2.7 ट्रिलियन है 2021 में, जो कि 2030 में $8.4 ट्रिलियन की जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 4 टाइम्स ग्रो कर रहा है, 4 टाइम्स यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एंड यही बूम बहुत होगा कि हम जापान को ओवरटेक कर लें और इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में घोषित कर दे कि इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड बाय 2030। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो भी प्रोजेक्टेड है 8.2%, जो कि पहले 7.3% था। और जो मोमेंटम है करंट फाइनेंशियल ईयर का वो भी कंटिन्यू रहेगा और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.7% तक अचीव हो जाएगा। अब डिफरेंट सेक्टर्स का रोल देखते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस सेक्टर है या फिर हमारा ई कॉमर्स सेक्टर है, ये 4 सेक्टर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को एंड इसी की वजह से हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा है। क्योंकि अभी वी नो जो हमारा ई कॉमर्स सेक्टर है, कितनी ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म्स है वो ओपन हो चुके हैं, ताकि लोग घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री है उसको बूस्ट मिल रहा है। 1.1 बिलियन इंडियंस के पास इंटरनेट होगा बाय 2030 एंड इन 2020 अभी तक सिर्फ 500 बिलियन के पास इंटरनेट है। यहाँ पर ग्रोथ रेट के बारे में दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स इंडिया के ग्रोथ रेट को ड्राइव करते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसको स्टेबल चाहिए, स्टेबल ग्रोथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए एंड फास्टेस्ट इकोनॉमी वो बन जाएगा नेक्स्ट डिकेड में। टेक्निकल डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स चाहिए जो कि इंडिया की रैपिड ग्रोथ को सस्टेन करेंगी और बहुत मेजर रोल भी प्ले करेंगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्केट बन चुका है इंडिया मल्टीनेशनल्स के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्री सेटअप करने का, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो जैसे कि ऑटोज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, या फिर वो सर्विसेज इंडस्ट्री हो जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो basically industrial sector, that is your manufacturing sector and service sector, are playing an important role in driving India's economy to be the fastest growing economy in the whole world. अब FDI फ्लो के बारे में भी देखते हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया अर्न कर रहा है। इंडिया का जो FDI है वो इंक्रीज़ हुआ है एंड ये इंडिया का पिछले 5 सालों का डाटा से हमें देखने को मिला है। एंड जो इन्वेस्टमेंट हो रही है बाय ग्लोबल टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनी से, दैट इज़ योर MNC, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक का जो कंज्यूमर है इंडिया का इतना वास्ट है, इतना स्कोप है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कंपनीज है गूगल जैसी, फेसबुक जैसी, वो भी इंडिया में अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वाई इंडिया इज़ गेनिंग सो मच अटेंशन एंड अट्रैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब करंट स्टेट देखते हैं इंडिया की क्या प्रेजेंट स्टेट है। अगर हम इंडिया का करंट प्राइस देखते हैं, GDP एट करंट प्राइजेज, दैट इज़ US बिलियन $694.93 बिलियन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022।
एंड इंडिया इज़ फोर्थ लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस है जिसमें 21 यूनिकॉर्न्स कलेक्टिवली इंडिया में वैल्यू करती है $73.2 बिलियन। तो यू कैन सी कंपनीज, जो मेजर कंपनीज है वो भी इंडिया में ही इस्टेब्लिश होने वाली हैं या हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ बहुत बढ़ने वाली है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंडियाज प्रोजेक्शन कि कैसे इंडिया ग्रो करेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डू follow us on YouTube, and also if you have any doubt you can message us and mail us at info@officerbtr.com. So thank you and all the best.